हम्म। क्या हो अगर मैं कहूं कि आजकल जो बच्चों में फोकस कम हो रहा है या जो लगातार एंजाइटी बढ़ रही है ना। हाँ, वो तो एक बहुत आम समस्या बन गई है आजकल। बिल्कुल। तो उसका असली इलाज किसी नए ऐप में या किसी डिजिटल डिटॉक्स में नहीं है, बल्कि उनके पेन पकड़ने और कागज पर कुछ लिखने के तरीके में छिपा है। अच्छा, ये सुनने में तो मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी पहली बार में ऐसा ही लगा था। लेकिन सच कहूं तो जब हम इंसानी दिमाग और उसकी आदतों की गहराई में जाते हैं ना, तो कई बार जो सबसे साधारण लगने वाली चीजें होती हैं वही सबसे गहरा असर डालती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के समय में जब फोकस और मानसिक शांति मतलब एक लग्जरी बन चुके हैं, हमें ऐसे ही गैर पारंपरिक समाधानों की जरूरत है। हाँ, और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र भी कुछ ऐसा ही है। हम्म, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 13 से 19 साल के युवाओं से लेकर कामकाजी लोगों तक हर कोई एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा है। स्ट्रेस का लेवल आसमान छू रहा है। हाँ, एकाग्रता की भारी कमी है और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तो मतलब एक महामारी का रूप ले चुकी हैं। लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसी सटीक समस्या को हल करने का दावा करता है आज का हमारा स्रोत, जो कि शक्ति सेवा मिशन का एक बहुत ही विस्तृत और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रेजेंटेशन है। हाँ, मैंने भी उसे देखा। उनका मिशन स्टेटमेंट ही काफी भारी भरकम है। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, बिल्डिंग लीडर्स, अवेकनिंग इनर पावर। बिल्कुल। और इस प्रेजेंटेशन की जो सबसे प्रभावशाली बात मुझे लगी वो ये है कि ये समस्या के सिर्फ ऊपरी लक्षणों पर वार नहीं करता। मतलब वो जड़ तक जाते हैं। हाँ, मिशन के डॉक्यूमेंट्स में एक बड़ा स्पष्ट दावा किया गया है कि आज लोगों में क्षमता या जिसे हम पोटेंशियल कहते हैं उसकी कोई कमी नहीं है। वो तो है। हम इतिहास के सबसे ज्यादा जानकारी वाले युग में हैं। सही बात है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी आबादी एक बेहद साधारण जिंदगी में, जिसे हम मीडियोक्रिटी कहते हैं, उसी में फंसी हुई है। और इसका कारण संसाधनों की कमी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका असली कारण है सही दिशा की कमी, अनुशासन का ना होना और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की अक्षमता। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब हमारे पास इमारत बनाने के सारे टूल्स हैं, लेकिन हम इमारत खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। एकदम सही। और स्रोत में इस फंसे रहने का एक बहुत ही दिलचस्प कारण बताया गया है, क्षणिक प्रेरणा। मतलब सिर्फ मोटिवेशन पर जो हमारी इतनी ज्यादा निर्भरता हो गई है। हाँ, लोग रातों रात बदलने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं या कोई सेमिनार अटेंड कर लेते हैं और फिर 2 दिन बाद वापस उसी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मोटिवेशन एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है। तुरंत जोश देती है लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक रोजाना की वर्कआउट रूटीन की तरह है, जो धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत बनाता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी दी है आपने। और शक्ति सेवा मिशन इसी सिर्फ मोटिवेशन वाले मॉडल को मतलब सिरे से खारिज करता है। अच्छा। हाँ, उनका पूरा ढांचा ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूर्ण और स्थायी परिवर्तन पर आधारित है। इसी हार्डवेयर अपग्रेड को उन्होंने अपने बाउंस बैक प्रोग्राम के जरिए लागू करने की रूपरेखा तैयार की है। बाउंस बैक प्रोग्राम? तो क्या ये कोई थ्योरी क्लास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। ये डेली इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देता है। मतलब रोजाना के अभ्यास का एक इकोसिस्टम है। अच्छा, तो ये वयस्कों के लिए अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने का टूल है। हाँ, ताकि वो एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट कर सकें। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज थोड़ी खटक रही है। क्या? प्रेजेंटेशन में इस पूरी मॉडल को एक फ्री ट्रांसफॉर्मेशन इकोसिस्टम कहा गया है। मतलब ये बताया गया है कि इस रास्ते में पैसों की कोई रुकावट नहीं होगी। हाँ, वो तो लिखा है। अब हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त तो होता नहीं है यार। जब कोई फ्री का बोर्ड लगाता है तो आमतौर पर कोई छिपा हुआ एजेंडा होता है, कोई हिडन कॉस्ट। बिल्कुल। तो क्या एक पूरी तरह से मुफ्त इकोसिस्टम लंबे समय तक अपनी क्वालिटी बनाए रख सकता है बिना किसी आर्थिक स्वार्थ के? ये संदेह होना तो बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब जब भी हम मुफ्त शब्द सुनते हैं ना, हमारा जो रक्षा तंत्र है वो एकदम एक्टिव हो जाता है। हाँ, दिमाग की घंटी बज जाती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सामग्री ये बताती है कि ये एक पेड फॉरवर्ड मॉडल है। पेड फॉरवर्ड मतलब जहां लोग खुद ट्रांसफॉर्म होने के बाद वापस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। प्रमोटर्स अपनी विशेषज्ञता निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन में पुणे के लवासा हिल्स में 101 एकड़ के आश्रम की भी बात की गई है। हाँ।
अब 100 एकड़ के आश्रम का निर्माण, हाँ। उसका बिजली का बिल, हाँ। ये सब सिर्फ भावनाओं से तो नहीं भरा जाएगा ना? नहीं, वो तो है। तो क्या स्रोत सामग्री में कोई ठोस बिजनेस मॉडल बताया गया है, या ये अभी भी सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? मुझे इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना है। ये बहुत ही पैना सवाल है। अगर हम इस मिशन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें ना, तो ये मुफ्त व्यवस्था किसी के दान पर नहीं चल रही है। अच्छा, तो फिर कैसे? ये स्वेट इक्विटी और विशेषज्ञता के एकत्रीकरण पर काम करती है। मतलब मिशन के जो प्रमोटर्स हैं वो कोई भारी लोग नहीं हैं। वे खुद फिटनेस, एचआर और ग्राफोलॉजी जैसे क्षेत्रों के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का सबसे बड़ा खर्च क्या होता है? शायद हाई लेवल कोचिंग। बिल्कुल, हाई लेवल कोचिंग और कस्टमर एक्विजिशन। यहाँ प्रमोटर्स अपनी इसी हाई वैल्यू सर्विस को शुरुआती पूंजी के रूप में एकदम मुफ्त में इंजेक्ट कर रहे हैं। ओह अच्छा, तो वो अपनी सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, जिससे शुरुआती जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो लगभग शून्य हो जाती है। ठीक पकड़ा आपने। और सोचिए, जब लोगों को बिना कोई पैसा दिए अपनी जिंदगी में इतना प्रीमियम स्तर का बदलाव देखने को मिलता है, तो वो खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हाँ, माउथ पब्लिसिटी सबसे मजबूत होती है, मार्केटिंग का खर्च बच गया। एकदम। और इसके बाद जो लोग इस इकोसिस्टम से फायदा उठाते हैं, वही अपने संसाधनों या अपने नेटवर्क के जरिए इस कम्युनिटी को सस्टेन करने लगते हैं। मतलब ये तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडल की तरह हो गया, जहां कोर डेवलपर्स इसे मुफ्त में बनाते हैं और फिर एक विशाल कम्युनिटी उसे मेंटेन करती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये नजरिया वाकई से एक अलग रोशनी में पेश करता है। अब जब हम हार्डवेयर बदलने या ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ही रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। आखिर कोई इंसान रोजाना के स्तर पर ये बदलाव करेगा कैसे? मतलब कोई अचानक से तो ये तय नहीं कर सकता ना कि हाँ, कल से मेरा हार्डवेयर बदल जाएगा। हाँ, वो रातों रात तो नहीं होता। तो यहीं पर प्रेजेंटेशन एक बहुत ही ठोस ढांचा पेश करता है, जिसे द्वादश शक्ति नाम दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये 12 शक्तियां आखिर हैं क्या? तो द्वादश शक्ति का मतलब है 12 शक्तियों का जागरण। ये इस पूरे मिशन का इंजन है, समझ लीजिए। और स्रोत के अनुसार ये कोई रहस्यमय या जादुई शक्तियां नहीं है। ये मानव व्यवहार और मनोविज्ञान के 12 मूल स्तंभ हैं। जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, लक्ष्य की स्पष्टता, फोकस, इमोशनल कंट्रोल और रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से तुरंत वापस बाउंस बैक करने की क्षमता। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा और अंदर जाना है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान डिप्रेशन में है, या जिसका अटेंशन स्पैन आज के टाइम में सिर्फ 15 सेकंड का रह गया है। उसे अगर हम कहें कि भाई तुम में इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, तो ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल, उसके लिए ये सिर्फ एक भारी शब्द है। हाँ, तो आखिर ये 12 शक्तियां काम कैसे करती हैं? इनका मैकेनिज्म क्या है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये 12 दिन और 12 हफ्ते का एक डेली गाइडेड सिस्टम है। अच्छा, मतलब एक पूरा शेड्यूल है। हाँ, ये आपको एक ही दिन में कोई बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं कहता। ये सिर्फ आपके अगले छोटे से कदम को डिजाइन करता है। ओके। उदाहरण के लिए, इमोशनल कंट्रोल रातों रात तो नहीं आता ना। बिल्कुल नहीं। तो सिस्टम आपको एक छोटा सा डेली एक्शन दे सकता है। जैसे कि जब भी आपको गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले सिर्फ 3 गहरी सांसें लेना और अपनी उस भावना को एक डायरी में सिर्फ एक शब्द में लिखना। वेट, सिर्फ एक शब्द में लिखना, उससे क्या होगा? हाँ, न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब आप अपनी भावना को एक शब्द का नाम देते हैं, जैसे हताशा या क्रोध, तो दिमाग का वो हिस्सा शांत होने लगता है जो खतरे का अलार्म बजाता है, यानी एमिगडाला। बिल्कुल, एमिगडाला शांत होता है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और सोचने के लिए जिम्मेदार है, वो एक्टिव हो जाता है। अरे वाह! और जब आप इस छोटे से काम को 12 हफ्ते तक लगातार करते हैं, तो आपका दिमाग रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। मतलब आप असल में अपने ही दिमाग की वायरिंग को हैक कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से वही है। छोटे छोटे डेली एक्शंस मिलकर एक नया बेसलाइन तैयार कर देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि डर जो है वो आत्मविश्वास में बदल जाता है और स्ट्रेस शांति में। एकदम सही। ये एक कमजोर मानसिकता को एक शक्तिशाली मानसिकता में, मतलब अपग्रेड करने का तरीका है। ये सच में पूरी पर्सनालिटी का एक वर्जन अपडेट लगता है। और मजे की बात यह है कि ये वर्जन अपडेट सिर्फ मानसिक नहीं है, अच्छा, फिजिकल भी है। हाँ, क्योंकि अगर आपका शरीर ही कमजोर या सुस्त है, तो आपका दिमाग कितनी भी अच्छी बातें सोच ले, आप एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। वो तो है।
शरीर साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए शक्ति सेवा मिशन शारीरिक बदलाव पर भी उतना ही जोर देता है। प्रमोटर्स की जो फिटनेस विशेषज्ञता है वो यहाँ काम आती हैं। लेकिन जब हम फिटनेस की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर लोगों के दिमाग में सीधे जिम में पसीना बहाना या खाना छोड़कर वजन कम करना ही आता है। हाँ, लोग अक्सर क्रैश डाइट करते हैं और स्केल पर अपना वजन कम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। जबकि असल में उन्होंने फैट के साथ साथ अपनी जरूरी मांसपेशियां यानी मसल्स भी खो दी होती हैं। ये तो शरीर के इंजन को ही कमजोर करने जैसा है। तो मिशन का नजरिया इससे अलग कैसे है? स्रोत में ये स्पष्ट किया गया है कि उनका फोकस सिर्फ वजन कम करने पर नहीं है, उनका नजरिया बॉडी कॉम्पोजिशन पर आधारित है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन का यहाँ क्या मतलब है? मतलब यह है कि विज्ञान और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके शरीर से सिर्फ एक्स्ट्रा चर्बी को घटाना ओके। और मांसपेशियों को बचाना या बढ़ाना। इसके लिए आपको खाना छोड़ने या किसी एक्सट्रीम डाइट की जरूरत नहीं होती। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि एक्सट्रीम डाइट्स तो वैसे भी सस्टेनेबल नहीं होती। बिल्कुल। और जब आप अपनी मांसपेशियों को बचाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत रहता है, जिससे आपकी एनर्जी और स्लीप क्वालिटी दोनों सुधरती हैं। तो इसके नतीजे सिर्फ शीशे में अच्छे दिखने तक सीमित नहीं है। एकदम नहीं। ये लाइफस्टाइल बीमारियों के जोखिम को कम करने का एक साइंटिफिक तरीका है। जब शरीर सही फ्यूल पर चलता है तो मानसिक शक्तियों को आचरण में लाना आसान हो जाता है। सही बात है। अच्छा, वयस्कों का अपनी डाइट और रूटीन पर कंट्रोल होता है, ये बात तो समझ में आती है। हाँ। लेकिन जब हम इस पूरी चर्चा को 13 से 19 साल के टीनेजर्स की तरफ मोड़ते हैं ना, तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। वो तो है, बच्चों का मामला अलग होता है। बिल्कुल। एक 14 साल के बच्चे का दिमाग वैसे ही एक कंस्ट्रक्शन जोन होता है। ऊपर से उस पे सोशल मीडिया, रील्स, मतलब इन सब का ऐसा कब्जा है कि आप उसे बिठाकर सिर्फ अनुशासन का भाषण नहीं दे सकते। भाषण से तो उल्टा और दूर भागेंगे। हाँ, और यहीं पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, वो थी ग्राफोलॉजी और रिवर्स इंजीनियरिंग की तकनीक। ये इस पूरे मिशन का सबसे अनूठा हिस्सा है। ग्राफोलॉजी यानी लिखावट का विज्ञान। तो जो मैंने शुरू में सवाल पूछा था, मैं वापस उसी पर आती हूँ। क्या सच में हैंडराइटिंग सुधारने से सोचने की स्पष्टता आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। मतलब एक बच्चा जो दिन में 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है, उसे पेन पकड़ाकर उसकी एंग्जाइटी कैसे कम की जा सकती है? बिना किसी जादुई दावे के इसका ठोस विज्ञान समझाइए जरा। इसे समझने के लिए हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को देखना होगा। हमारी जो लिखावट है ना, वो असल में हाथ की नहीं, दिमाग की होती है। अच्छा। और उसकी जो आड़ी लाइन है, जो क्रॉस बार है, उसे वो बहुत नीचे खींचता है। ग्राफोलॉजी के अनुसार ये कम आत्मविश्वास और खुद को कम आंकने का संकेत हो सकता है। ओके। अब यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग काम आती है। उस बच्चे को जानबूझकर उस टी की लाइन को थोड़ा ऊपर खींचने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो सिर्फ एक अक्षर के डिजाइन को बदलने से क्या होता है? जब वो बच्चा बार बार उस लाइन को ऊपर खींचने का नया मोटर पैटर्न बनाता है ना, तो उसका हाथ सीधे उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब को एक नया सिग्नल भेजता है। अरे वाह! वो अपने दिमाग को एक नई आदत के लिए रिवायर कर रहा है। ये बच्चों में गुस्सा कंट्रोल करने और एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधारने में बहुत मदद करता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरह का फिजिकल मेडिटेशन है। बिल्कुल। जब बच्चा फोन छोड़ के पेन और कागज के साथ बैठता है तो उसका अटेंशन स्पैन अपने आप बढ़ने लगता है। ये एक पूरा अपग्रेड है। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब तक हमने देखा कि कैसे ये मिशन शरीर और दिमाग को अपग्रेड कर रहा है। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी सारी ऊर्जा और ये शक्तिशाली मानसिकता हासिल करने के बाद आगे क्या? मतलब जब कोई इंसान खुद को बदल लेता है तो उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? ये सिर्फ खुद को बेहतर बनाने तक तो सीमित नहीं रह सकता ना। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो व्यक्तिगत विकास तो सिर्फ पहला कदम है। इस बदलाव को एक विशाल सामाजिक प्रभाव या इम्पैक्ट में बदलना है, और इस बड़े विजन का केंद्र है लवासा हिल्स में प्रस्तावित 100 एकड़ से ज्यादा का शक्ति शिव आश्रम। 100 एकड़ का आश्रम, और जो उनका कम्युनिटी बनाने का लक्ष्य है 10 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, 10 करोड़। ये तो कई देशों की कुल आबादी से भी बड़ा है यार। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि ये महज एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। लेकिन 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना किसी एक व्यक्ति या छोटी टीम के बस की बात तो है नहीं। नहीं, इसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है कि यहीं पर स्रोत सामग्री का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है।
लीडर्स और क्रिएटर्स का निर्माण। एकदम सही जगह उंगली रखी आपने। इस पूरे मिशन को आगे ले जाने वाले पहिए यही लीडर्स और क्रिएटर्स होंगे। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं, तो क्या हम लीडर को ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंसान खुद बदलकर दूसरों को प्रेरित करे? हाँ, लीडर वो है जिसने अपनी कमजोरियों को जीता है और अब उसकी सफलता की कहानी दूसरों के लिए एक बेंचमार्क बन गई है। और क्रिएटर वो है जो सिर्फ खुद नहीं बदलता, बल्कि इस इकोसिस्टम से सीखकर दूसरों को कोचिंग देता है। बिल्कुल, क्रिएटर इस ज्ञान को सक्रिय रूप से नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। और स्रोत के अनुसार साल 2026 तक 500 लीडर्स और 100 क्रिएटर्स का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल लक्ष्य है। और फिर 2031 तक इसे 50,000 लीडर्स और 10,000 क्रिएटर्स तक ले जाना है। इसी में उन्होंने अर्ली मूवर एडवांटेज की बात भी शामिल की है। हाँ, मतलब जो लोग शुरुआती दौर में जुड़ेंगे उन्हें प्रमोटर्स और विशेषज्ञों से सीधा मार्गदर्शन मिलेगा। जब कम्युनिटी 10 करोड़ की होगी तो ये शुरुआती लोग ही कोर लीडरशिप टीम होंगे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब यही है ना कि शक्ति सेवा मिशन सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक उद्देश्यपूर्ण पहचान, मतलब एक पर्पस ड्रिवन आइडेंटिटी बनाने के बारे में है। एकदम सही। स्रोत सामग्री एक बहुत ही सीधा विकल्प देती है। या तो अपनी उसी पुरानी दिशाहीन जिंदगी के साथ चलते रहें, या फिर खुद को बदलकर एक नई जिंदगी की रचना करें। चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। बिल्कुल, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल अटका हुआ है। क्या? पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाती है? मतलब क्या वो पुराना इंसान हमेशा के लिए मर जाता है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या फिर शायद उसकी वही पुरानी क्षमता एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली आकार में ढल जाती है? क्या ये कुछ नया बनने की प्रक्रिया है या सिर्फ खुद को वापस खोजने की? बहुत ही गहरा विचार है ये। है ना? तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।